नमस्कार साथियों, मैं अनुपुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनुपुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर यानी सर्वोच्च न्यायालय का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद हम देखेंगे फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, अभिलेख जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो देखेंगे। उसके बाद जो अदर्स पावर्स हैं उन चीजों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे क्या एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 143 में दिया हुआ है। कहाँ? आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 में क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन authorizes the president to seek the advice from सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसी। यानी संविधान राष्ट्रपति को पावर देता है, राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है कि वह संविधान राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ठीक है। अब सलाह किन मैटर्स में मांगेंगे? सलाह मांगेंगे दो मैटर्स में। पहला तो है एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, यानी लोक महत्व का कोई प्रश्न हो, लोक महत्व का कोई प्रश्न हो, ठीक है। दूसरा क्या है? ये तो हो गया लोक महत्व का कोई क्वेश्चन हो। दूसरा है कोई मैटर्स है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, यानी मैटर्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, यानी पूर्व संविधान का कोई मामला, संविधान लागू होने से पहले का कोई मामला है, पूर्व संविधान का मामला, कोई भी ऐसा मामला है जो संविधान से पूर्व का है, ठीक है। अब दोनों ही केसों में जो एडवाइस दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी सलाह दी जाएगी, वो क्या है? नॉट बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट, नॉट बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। यानी जो सलाह दी जाएगी वो राष्ट्रपति पर क्या है? बाध्यकारी नहीं है। चाहे लोक महत्व का कोई क्वेश्चन हो, चाहे पूर्व संविधान का कोई मामला हो, दोनों ही मामलों में जो सलाह है राष्ट्रपति का मन करेगा तो वो माने, मन ना करे तो वो ना माने। क्या राष्ट्रपति का तो मन करेगा माने या मन करे ना माने? क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है सलाह देने के लिए? तो जो लोक महत्व का क्वेश्चन है, यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे, चाहे तो सलाह ना दे, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और मे नॉट टेंडर द एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और मे नॉट टेंडर द एडवाइस,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे या ना दे, सलाह दे या ना दे, क्या है ये उनकी मर्जी है, उनकी क्या है, उनकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टू गिव एडवाइस, इज बाइंडिंग टू गिव एडवाइस, यानी सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, क्या है, बाध्यकारी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। तो ये था जो आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत क्या है, राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। लेकिन लोक महत्व का कोई क्वेश्चन है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे या सलाह ना दे उनकी मर्जी है, लेकिन अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखो जो सलाह दी जाती है ऐसे तो दी नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कोई होगा तभी राष्ट्रपति क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे। तो यानी जो सलाह दी जाएगी वो कम से कम जो 5 जजेज की बेंच होगी उसके अंदर डिस्कस की जाएगी। ठीक है, यानी जो एडवाइस है, यहाँ पे नोट कर लो आप, जो एडवाइस है वो एटलीस्ट 5 जज होने चाहिए बेंच में। एडवाइस है किस बेंच से दी जाएगी, एडवाइस बेंच होगी, पीठ होगी जो उसमें एटलीस्ट 5 जज, कम से कम 5 न्यायाधीश होने जरूरी है। ठीक है, कम से कम 5, क्योंकि इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तभी तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। ठीक है, और यूएसए ऑस्ट्रेलिया जैसे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है भी नहीं है। ठीक है, पहली बार जो राष्ट्रपति ने सलाह कब मांगी सुप्रीम कोर्ट से, 1951 का जो मामला है, दिल्ली लॉ एक्ट का मामला है। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एडवाइस कब मांगी, 1951 में क्या था, दिल्ली लॉ एक्ट का कोई मामला था। और अब तक टिल नाउ अप्रोक्स 15 बार, 15 टाइम्स राष्ट्रपति क्या है, सलाह मांग चुके हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, कितनी बार, 15 बार सलाह मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से अब तक। ठीक है, लगभग। अब ये था एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे चाहे तो सलाह ना दे, किस मामले में, लोक महत्व के मामले में। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पूर्व संविधान कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन वो सलाह, दोनों प्रकार की जो सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। इस चीज के बारे में देखेंगे, अभिलेख न्यायालय। देखिए हाई कोर्ट भी, जो सभी की सभी हाई कोर्ट्स हैं वो भी अभिलेख न्यायालय होती हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी क्या होती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन कौन सा है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यानी अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय है, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 215 अनुच्छेद 215 के तहत क्या है, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। यानी आर्टिकल 129 में कौन, सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 215 में कौन है, हाई कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, क्या है, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि भाई जिस तरह से कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाया उस फैसले को लिखित रूप में रखा जाता है, कोई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया उस फैसले को लिखित रूप में रखा जाता है। जब आगे कभी ऐसा मामला आता है, अधीनस्थ न्यायालयों में कोई ऐसा मामला आता है तो फिर क्या है,
जब उन सेम टू सेम अगर मामला आता है तो फिर उसमें जो पहले वाले डिसीजंस हैं, जो रिटर्न में है, जो रिकॉर्ड में है, उनको क्या मान लिया जाता है, आधार मान के फिर फैसला सुना दिया जाता है। ठीक है, और उनकी क्या है, उनके अगेंस्ट कोई भी जो पेटिशन उनके अगेंस्ट नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, यानी जजमेंट क्या हुआ, जजमेंट होगा रिटर्न में। इसका मतलब क्या है भाई, जो जजमेंट क्या हो गए, यानी जो फैसला क्या होगा वह रिटर्न यानी लिखित में होगा। मैंने बताया उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता, किस लिए, फॉर परपेचुअल, यानी हमेशा के लिए। और उन्हीं को क्या है फिर आगे अगर सेम टू सेम कोई केस आता है तो उनको आधार बना लिया जाता है और आधार बना के उनको फैसला सुना दिया जाता है। ठीक है, यानी जो ये जजमेंट होते हैं एविडेंसरी वैल्यू होती है, इनकी क्या होती है, एविडेंसरी वैल्यू होती है। एविडेंसरी वैल्यू का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब होता है जिस तरह से सबूत। ठीक है, क्या होता है, सबूत, यानी साक्ष्यों के रूप में इनको पेश किया जा सकता है। किसके रूप में, साक्ष्यों के रूप में या सबूतों के रूप में, साक्ष्यों के रूप में इनको पेश किया जा सकता है जो ये जजमेंट आते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया जो जजमेंट होते हैं किसी भी कोर्ट में क्या नहीं किए जा सकते, क्वेश्चन नहीं किया जा सकते। ठीक है, कैन नॉट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, यानी किसी न्यायालय में इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, किसी भी न्यायालय में क्या प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, एक तो ये मैटर था भाई जजमेंट क्या है, रिटन फॉर्म में होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो पनिश कर सकती है कोर्ट की अवमानना करने पर। ठीक है, इट हैज द पावर टू पनिश रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, यानी सेकंड क्या है यहां पे फिर, इट हैज द पावर, इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, यानी न्यायालय की अवमानना पर करने पर, न्यायालय की अवमानना करने पर, न्यायालय की अवमानना करने पर क्या है, न्यायालय की अवमानना करने पर जो सजा या दंड का प्रावधान है, सजा दी जा सकती है। ठीक है, सजा देने की शक्ति इसके पास है। ठीक है, अब देखिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कारावास भी हो सकता 6 महीने का और 2,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता। तो सजा कैसी होगी, तो यहाँ पे सजा बताई मैंने, या तो कारावास, ठीक है, कितने दिन का, 6 मंथ का, या फिर क्या हो सकती है, या दंड हो सकता है, दंडार्थ हो सकता कितना, 2,000 रुपए तक का। ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, बोथ। ठीक है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का अगर केस होगा तो क्या है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, 2,000 रुपए का तक का जुर्माना, 6 महीने की सजा, और या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब किसको कंटेम्प्ट बोलेंगे, अवहेलना किसको बोलेंगे, अवमानना किसको बोलेंगे, अवमानना किसको बोलेंगे, अवमानना बोलेंगे भाई, पहला तो क्या है, जो मान लिया जजमेंट दिया किसी भी कोर्ट ने और उसको क्या कर दे, डिसओबीडियंस उसका करे। ठीक है, यानी डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट ऑफ कोर्ट, तो अवमानना किसको बोलेंगे, डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट ऑफ कोर्ट, एनी जजमेंट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय के निर्णय की अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन न करना, न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय की आज्ञा का पालन न करना। ठीक है, या फिर क्या है, कोई ऐसा मैटर को पब्लिक कर दे, या ऐसे मैटर को का पब्लिश कर दे जो क्या है, जो कोर्ट की डिग्निटी को क्या करता हो, कम करता हो, लोअर करता हो। ठीक है, यानी पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर दैट स्कैंडलाइज्ड मैंने होता है बदनाम करना, और लोअर द डिग्निटी ऑफ
या लोअर द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट, ठीक है। तो अगला क्या है, अवमानना में यहाँ लिख देता हूं मैं। जो नेक्स्ट क्या है इसके बाद, ठीक है, ये एक लिख दूं, ये दो लिख देता हूं, ठीक है। पब्लिश कर दे क्या, एनी मैटर, कोई मामला जो क्या करता हो, स्कैंडलाइज्ड, स्कैंडलाइज्ड करता हो, और स्कैंडलाइज्ड करता हो या फिर क्या करता हो, लोअर करता हो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अथॉरिटी को, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अथॉरिटी को क्या करता हो, लोअर करने का काम करता हो, ठीक है। यानी पहला तो क्या है, पहला तो यही भाई, किसी भी कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले की अवमानना करता हो, उसकी आज्ञा का पालन ना करे, कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों का। दूसरा क्या है, कोर्ट के जो फैसले हैं उनको बदनाम करने की कोशिश, कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, या कोर्ट की जो अथॉरिटी उसको कम करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। या फिर क्या है, मतलब जो प्रशासन है उसमें क्या करता हो, प्रशासन में वो इंटरफेरेंस करता हो, उसको कार्य में बाधा डालता हो, ठीक है। और क्या है यहाँ पे तीसरा देखो, ऑब्स्ट्रक्ट और इंटरफेरेंस, कहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन में, कहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासन में क्या करता हो, या तो बाधा डालता हो, ठीक है, या फिर हस्तक्षेप करता हो, ठीक है। तो ये भी क्या बोलेंगे, थर्ड ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, जैसे 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया भाई, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी के अगर अवमानना करता है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के लिए 1991 में इसको एप्लीकेबल कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अदर पावर्स देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। अब देखते हैं अदर पावर्स, यानी और कौन सी शक्तियां बची हुई हैं, उन चीजों के बारे में हम देखते हैं। जो अभी अदर्स पावर्स लिखवाऊंगा वो एक एक पॉइंट के है जो, और वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अदर्स पावर्स, अदर पावर्स, यानी अन्य शक्तियां या अन्य शक्तियां, ठीक है, अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियों में जब हमने, सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल 71, अनुच्छेद 71, आर्टिकल 71। जब हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा था, वहां पे आर्टिकल 71 के बारे में पढ़ा था। और आर्टिकल 71 क्या है, आर्टिकल 71 ये है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं वो सारे के सारे कहां पे, वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी, ठीक है। यानी जो ऑल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यानी आर्टिकल 71 क्या कहता है, आर्टिकल 71 ये कहता है, शॉर्ट में लिखेंगे इसको, जो इलेक्शन डिस्प्यूट है, यानी डिस्प्यूट्स यानी चुनाव के विवाद हैं, चुनाव के विवाद हैं, किस किस के, प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के, वाइस प्रेसिडेंट के, उपराष्ट्रपति के, ठीक है। प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, किसके द्वारा, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई या निर्णय दिए जाएंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये भी पावर होगी भी एक, कि आर्टिकल 71 में दिया हुआ है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद हो गए सारे सभी का निपटारा कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और क्या है, सुप्रीम कोर्ट है जो है
इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संविधान की व्याख्या करने का काम करती है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संविधान की व्याख्या देने का काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या। ठीक है, संविधान की व्याख्या देने का काम कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी संविधान की व्याख्या का मतलब, जिस तरह से डेमोक्रेसी एक वर्ड है, उसको अगर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन उसकी देखनी है तो कौन देगा उसकी एक्सप्लेनेशन? उसकी एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है ये गार्जियन है किसका? यानी गार्जियन का मतलब संरक्षक है। ठीक है, किसका? फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का। ठीक है, कैसे है? कहां पे ये बात दी हुई है? ये बात दी हुई है फंडामेंटल राइट में ही, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 13 में। ठीक है, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 32 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 32 में दिया हुआ है कि आर्टिकल 32 में ये दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या है? फिर 5 रिट जारी कर सकती है किसी भी बंदे के, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? नल एंड वॉइड, यानी शून्य हो जाएंगे। ठीक है, इसमें फिर ये भी बताया कि लॉ कौन से हैं, विधि की परिभाषा भी बताई। ठीक है, इन चीजों के बारे में बताया हुआ है, यानी उन चीजों के बारे में लिखा हुआ जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो क्या है? अगर कोई, मान लो कोई लॉ है जो फंडामेंटल, जिसमें कोई एक पॉइंट मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस पॉइंट को नल एंड वॉइड यानी शून्य कर दिया जाएगा। और मान लो उस पॉइंट को शून्य करने से जो लॉ है या एक्ट है, जो भी बिल है, अगर उसकी वैल्यू ही नहीं बचती तो फिर पूरा का पूरा बिल है, अधिनियम है या एक्ट है, क्या है? उसको शून्य कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी किसकी पावर है? ये भी पावर किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की पावर है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट है मतलब जो केस है, मैटर, केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, और क्या है? सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है, यानी मैटर को ट्रांसफर कर सकती है। किसको? मैटर को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, अनदर हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामले का ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये ट्रांसफर भी कर सकती है, और क्या ट्रांसफर कर सकती है? मैटर्स को फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यानी अपने पास भी किसी मैटर को ये लेके आ सकती है। ठीक है, सुनवाई के लिए ये बोल दे कि भाई इस मैटर को की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी, और हाई कोर्ट क्या है? उसको ट्रांसफर करने का काम फिर करता है। ठीक है, ठीक है, मैटर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ये जो मामला है ये आर्टिकल 139A में है। अब देखो ए लिखा हुआ है कैपिटल ए, मतलब अलग से आर्टिकल, और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। लेकिन जो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ट्रांसफर कर सकते, फिर ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये थी अदर पावर्स के बारे में। अब जो ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स है उसमें एक जो टॉपिक बचता है, थोड़ा सा लंबा है, शायद उस पर 2 क्लास भी हो सकती, कोशिश करूंगा 1 क्लास में, लेकिन हो सकता है 2 क्लास भी हो जाए। एक क्या बचता है? बचता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन को पूरे डीपली पढ़ेंगे हम, न्यायिक समीक्षा को पूरी डीपली पढ़ेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजंस को भी की न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं,
और कोई एक्ट है जो लेजिस्लेचर विधायिका या एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया है तो उसका क्या है, उसका भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसको पूरी डीपली हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, सभी चीजों को आप समझ पाने में सक्षम भी हैं। और आपने देख लिया कंटेंट की जो क्वालिटी क्या है, बाइलिंगुअल लगातार कंटिन्यू है, चले हुए हैं। अगर बीच में क्लासेस थोड़ी सी 1-2 दिन या 3-4 दिन नहीं आती तो उसका कोई रीजन होता है, उसके लिए मैं आपसे सभी से माफी चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये जो हमने मुहिम शुरू की है क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की, इसको बीच में रोक देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है क्वालिटी कंटेंट आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड करवाने का काम आप लोगों के सामने करेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके पास शेयर जरूर करना। और कमेंट के माध्यम से बताना कि हमारे जो पॉलिटी की क्लास चली हुई है इस चीज इनके बारे में क्या राय है, और कोई राय आपको किसी भी प्रकार की राय आपके मन में है तो कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हो। इस चैनल पर जुड़े हो, इस चैनल को सहयोग दे रहे हो, इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।